हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन बगड़ी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल को शुरू किया था। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने 4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। माउथ पढ़ लिया था, बक्कल कैविटी पढ़ लिया था, फेरिंग्स पढ़ लिया था, इजोफेगस पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे स्टोमक की। हमारा टॉपिक रहेगा स्टोमक। आमाशय हिंदी में बोलते हैं इसको, आमाशय। स्टोमक जो होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। यह जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है। जो हमारा आमाशय है वो क्या होता है? जे शेप्ड होता है। यदि हम इसकी पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें यानी इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ स्थित होता है, तो आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए। ये हमारा माउथ है, फेरिंक्स, इजोफेगस, और ये आपका आ जाता है स्टोमक। ये आ जाता है स्टोमक और उसके बाद आती है यू शेप के अंदर क्या आ जाती है? यू शेप के अंदर सी शेप ड्यूडेनम आ जाता है। तो ये है हमारा आमाशय और यहाँ पे होता है डायफ्राम। यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम। तो यदि इसकी पोजीशन की बात करें तो ये ऊपर वाला डायफ्राम के ऊपर है, ये क्या है? थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। तो आमाशय जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, जस्ट बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट नीचे स्थित होता है। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की ओर बाएं साइड में स्थित होता है और डायाफ्राम के जस्ट क्या होता है? नीचे स्थित होता है। क्या? स्टोमक, आमाशय। और उसका इस प्रकार का होता है, जे शेप्ड होता है। यदि हम आमाशय के पार्ट्स की बात करें, आमाशय के पार्ट्स ऑफ स्टोमक, तो जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर स्टोमक के जो भाग है, स्टोमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में कौन सा? एक है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, या इसको फंडस भी बोल देते हैं, फंडिक, और तीसरा है बॉडी। ये प्रिंसिपल पार्ट्स होता है, मेन पार्ट्स होता है। और चौथा जो है वो होता है हमारा पाइलोरिक। चौथा हमारा कौन सा होता है? पाइलोरिक। ये आमाशय के 4 भाग होते हैं। डायग्राम के अंदर देखिए आप, ये हमारे इजोफेगस है और इजोफेगस के पास वाला जो होता है ये होता है हमारा कार्डियक, और ये ऊपर का पार्ट जो है ये होता है फंडिक, और ये मेन पार्ट है, ये क्या होता है? मुख्य प्रिंसिपल पार्ट्स। और ये पार्ट्स है, ये क्या होता है? पाइलोरिक। यहाँ पर एक संफिक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संफिक्टर। एक स्फिक्टर मिलेगा आपको यहाँ पे, यानी इजोफेगस जब खुलता है तो किस स्फिक्टर के माध्यम से? ये स्फिक्टर होता है, यहाँ पे कार्डियक स्फिक्टर बोलते हैं इसको। ये संफिक्टर है, इसको क्या बोलेंगे हम? कार्डियक संफिक्टर। और ये जो स्फिक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक संफिक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक संफिक्टर। तो ये 2 स्फिक्टर मिलेंगे। ये जो पार्ट है जहां पर इजोफेगस है, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा, कौन सा पार्ट कहलाएगा? ये पहला पार्ट कार्डियक, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट स्थित होता है। कार्डियक वर्ड है जो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के लिए यूज किया जाता है। ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? कार्डियक।
ये कौन सा हो जाएगा, कार्डियक। ये पार्ट जो है ये आपका क्या कहलाएगा, फंडिक। ये कौन सा पार्ट होगा, फंडिक। और ये जो मेन पार्ट्स है, प्रिंसिपल पार्ट्स होता है, मुख्य पार्ट होता है, ये होता है बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम पाइलोरिक। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक। तो इस तरह से आमाशय जो है, आमाशय के कितने भाग, 4 भागों में डिवाइड किया गया हमको, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, जो आपको डायग्राम के अंदर शो कर रहा है। ये स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जैसे यहाँ से भोजन आएगा और ये जब कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, जो हमारा जो भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, आमाशय के अंदर आएगा। और फिर आमाशय के अंदर भोजन यहाँ कुछ समय के लिए रुकता है, 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन रुकता है। यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक पाचन होता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर भोजन जो पच जाता है, अर्धपचित भोजन को काइम बोलते हैं। तो ये काइम जब कहाँ जाएगा, छोटी आंत के अंदर। ये छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ये यहाँ पर जो स्फिंक्टर है ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तो हमारा काइम जो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर क्या होगा, हमारा भोजन चला जाएगा। छोटी आंत के अंदर क्या होगा, छोटी आंत के अंदर हमारा भोजन है वो चला जाएगा। उसके बाद हम ये पार्ट्स ऑफ स्टोमक की बात की हमने, इसकी सामान्य जानकारी, जे शब्द होता है, पोजीशन की बात की, और होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। पूर्णतः क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यदि अब हम आमाशय को यदि हम टीएस काटें, यानी इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, जब आमाशय की हम कटिंग करेंगे, आमाशय की टीएस काटेंगे। टीएस का मतलब 2 काट होते हैं, एक तो आप टीएस काटते हैं इस तरह से, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल काट, एलएस, इस तरह से काटते हैं। तो हम यहाँ पे किस प्रकार काटेंगे, टीएस काटेंगे। और उसके बाद देखेंगे टीएस काटने के बाद इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर हमें क्या चीज दिखाई देगी, इसके ऊतकों की बात करेंगे। इसके अंदर जो आपको मैंने पहले बताया था कि इजोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन, इजोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक आप यदि हिस्टोलॉजी देखोगे तो आपको 4 पार्ट्स दिखाई देंगे। 4 पार्ट्स, वही 4 पार्ट्स हम यहाँ पे लेबल करेंगे। देखना, टीएस ऑफ स्टोमक, टीएस ऑफ स्टोमक, या फिर आप कह सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। स्टोमक का टीएस काट, ट्रांसवर्स सेक्शन, आमाशय का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स दिखाई देंगे, 4 लेयर आएगी। पहली जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सिरोसा। पहली लेयर क्या होगी, सिरोसा। सिरोसा के अंदर 2 लेयर मिलेगी आपको। सिरोसा के अंदर क्या मिलेगी, 2 लेयर मिलेगी। एक आपको मिलेगी विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। और दूसरी लेयर आपको किसकी मिलेगी, विसरल पेरिटोनियम मिलेगी पहली। दूसरी मिलेगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। दूसरी लेयर कौन सी मिलेगी आपको, ट्यूनिका एडवेंटिशिया मिलेगी। दूसरी कौन सी मिलेगी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सिरोसा की 2 लेयर, विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यदि हम विसरल पेरिटोनियम टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको टिश्यू जो मिलेगा वो मिलेगा सिंपल सैक्वामस एपिथेलियम, सिंपल सैक्वामस एपिथेलियम आपको टिश्यू मिलेगा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, यदि यहाँ पर हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। तो सिरोसा के अंदर ये 2 पार्ट्स। हम जब इजोफेगस की टीएस काटा था, इजोफेगस का जब टीएस देखा था तो आउटर लेयर के रूप में ट्यूनिका एडवेंटिशिया था। क्या था, ट्यूनिका एडवेंटिशिया था। वहां पर विसरल पेरिटोनियम नहीं था, क्योंकि विसरल पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मिलेगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, विसरल पेरिटोनियम या पैरेटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है वो आपको थोरेसिक कैविटी में नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और आमाशय जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। यहाँ पर दोनों पार्ट्स है, विसरल पेरिटोनियम भी है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी है, इसलिए हम यहाँ पर यूज किया है शब्द सिरोसा। और वहां पर जो सिरोसा एब्सेंट था, इजोफेगस के अंदर हमने देखा सिरोसा क्या था, एब्सेंट था। यदि हम दूसरे लेयर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, मस्कुलर कोट। क्या मिलेगा, मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट मतलब मांसपेशियों का आवरण मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक मांसपेशियों का आवरण मिलेगा। ये आउट टू इन चल रहे हैं हम, आउट टू इन, बाहर से अंदर की ओर लेयर मिलेगी। ये लेयर जो आपको बाहर से अंदर की ओर मिलेगी, बाहर मिलेगी आपको। सबसे बाहर सिरोसा, और सिरोसा में भी विसरल पेरिटोनियम, उसके नीचे ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसके नीचे आपको मिलेगा मस्कुलर कोट। यहाँ पर आपको 3 प्रकार की मसल्स मिलेगी। कितनी प्रकार की मसल्स मिलेगी, यहाँ पे आपको 3 प्रकार की मसल्स मिलेगी।
एक होगी लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल लेयर। और दूसरी आपको मिलेगी सर्कुलर, सर्कुलर मसल लेयर। और तीसरी जो है, तीसरी आपको कौन सी मिलेगी, सर्कुलर, और तीसरी मिलेगी आपको ओब्लिक मसल, तीसरी कौन सी मिलेगी आपको, ओब्लिक मसल लेयर। ये 3 लेयर मिलेगी आपको, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल लेयर, उसके नीचे सर्कुलर मसल लेयर, उसके नीचे मिलेगी ओब्लिक मसल लेयर। याद रखना आपको ओब्लिक मसल लेयर जो है, आप जब भी टीएस आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी देखोगे ना, तो आपको वहां पर मसल मिलेगी, ये 4 कोट आएंगे, ये 4 आपके जो है आवरण आएंगे। और लेकिन जहां पर मस्कुलर कोट जो आएगा, तो वहां पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स 2 ही मसल्स मिलेगी। इसके अलावा आपको ओब्लिक मसल्स नहीं मिलेगी। ओब्लिक मसल सिर्फ आपको किसके अंदर मिलेगी, आमाशय के अंदर मिलेगी। और ये जो तीनों मसल्स हैं, ये किस प्रकार की है, स्मूथ मसल्स हैं, यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, हमारा कंट्रोल इन पर नहीं होता है। अनैच्छिक पेशियां होती है, तीनों की तीनों क्या होगी, अनैच्छिक पेशियां। और लॉन्गिट्यूडाइनल एंड सर्कुलर मसल जो है, लॉन्गिट्यूडाइनल और सर्कुलर मसल जो है, इनके बीच में एक तंत्रिका कोशिकाओं का जाल मिलता है। क्या मिलता है, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल मिलता है, जिसे बोलते हैं ओरोबक प्लेक्सस। इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओरोबक प्लेक्सस, ओरोबक प्लेक्सस, ओरोबक जालक, या फिर इसको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस, या आप इसको बोलोगे ओरोबक प्लेक्सस या फिर बोलोगे माइंट्रिक प्लेक्सस। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर के मध्य मिलेगा आपको। एक तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, जिसे ओरोबक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच मिलेगा। काम क्या करेगा ये काम क्या करेगा, रेगुलेट पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। जो कर्माकुंचन गतियां होगी उसको क्या करेगा, नियमन करेगा, उसका नियमन करेगा। जो कर्माकुंचन पेरिस्टालसिस जो होगा, उसका क्या करेगा, नियमन करेगा। रेगुलेट पेरिस्टालसिस कौन, ओरोबक प्लेक्सस या फिर इसको हम कहेंगे माइंट्रिक प्लेक्सस। ये 2 आपको सिरोसा और मस्कुलर कोट। उसके बाद आएगा सम्यूकोसा, उसके बाद क्या आएगा, सम्यूकोसा। तीसरी परत की बात कर रहे हैं हम। 4 पार्ट हमने बताया, टीएस कार्ड काटोगे आपको 4 परतें दिखाई देगी। पहली सिरोसा, दूसरी मस्कुलर कोट, और तीसरी आपकी आएगी सम्यूकोसा। और सम्यूकोसा के अंदर फिर नीचे होगा आप क्या, म्यूकोसा। तो देखिए तीसरी बात करें हम, तीसरी मिलेगी आपको सम्यूकोसा, सम्यूकोसा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मिलेगी। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। और क्या मिलेगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू। किसके अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर। सब म्यूकोसा, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, और क्या मिलेगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू। अब जो इसके ऊपर क्या थी, इसके ऊपर कौन सी लेयर थी, इसके ऊपर थी मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट में भी 3 लॉन्गिट्यूडाइनल, सर्कुलर और ओब्लिक मसल्स थी। तो ओब्लिक मसल्स और सब म्यूकोसा के मध्य एक प्लेक्सस मिलता है। ओब्लिक मसल एंड सब म्यूकोसा के मध्य एक प्लेक्सस मिलता है। उस प्लेक्सस को क्या बोलते हैं, उस प्लेक्सस को बोलते हैं सबम्यूकोसल प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, या फिर इसको बोलते हैं मेजनर प्लेक्सस, या फिर इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेजनर प्लेक्सस। मेजनर प्लेक्सस, ये भी क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। और ये काम क्या करेगा, मेजनर प्लेक्सस जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काम क्या करेगा, मेजनर प्लेक्सस क्या काम करेगा, मेजनर प्लेक्सस जो है वो क्या काम करेगा,
रेगुलेट ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रिएशन, यानी जो ग्लैंड है वो सराउंड करेगी, एंजाइमों का जो सराउंड करेगी उनका नियमन करेगा। तो ये काम क्या करेगा? रेगुलेट ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रिएशन। रेगुलेट ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रिएशन, जो ग्लैंड है उसके सिक्रिएशन का क्या करेगा? नियमन करेगा। कौन? आपका मेजनर प्लेक्सस जो है, ये किन के मध्य मिलेगा? सबम्यूकोसा और किसके मध्य मिलेगा? ये ओब्लिक मसल्स के मध्य मिलेगा। ये तीसरी लेयर थी। चौथी लेयर इसके नीचे आपको कौन सी मिलेगी? म्यूकस लेयर। चौथी लेयर कौन सी मिलेगी? म्यूकस। ये आपकी चौथी लेयर है। चौथी लेयर होगी म्यूकस। कौन सी होगी? म्यूकस लेयर होगी। म्यूकोसा। कौन सी होगी? म्यूकोसा। चौथी लेयर कौन सी होगी? म्यूकोसा मिलेगी। म्यूकोसा को फिर हम यहाँ पे आपको 3 परतें मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? 3 परतें। एक मिलेगी मस्कुलरिस म्यूकोसा, या फिर इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। तो क्या मिलेगी? मस्कुलरिस म्यूकोसा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे स्मूथ मसल्स मिलेगी। क्या मिलेगी? स्मूथ मसल्स। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर स्मूथ मसल्स मिलेगी। उसके बाद आपको दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा लेमिना प्रोपरिया। दूसरी परत क्या होगी? लेमिना प्रोपरिया। टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? म्यूकस मेम्ब्रेन। आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी। और म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर यदि हम टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम क्या मिलेगा? आपको टिश्यू मिलेगा यहाँ पर। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम है, इसी के अंदर आपको क्या मिलेगी? ग्लैंड्स मिलेगी। इसी के अंदर आपको क्या मिलेगी? ग्लैंड्स। यानी यहाँ पे आपको ग्लैंड सेल्स मिलेगी, ग्लैंड्स कोशिकाएं मिलेगी। ये ग्लैंड सेल्स जो है यहाँ पे, या जाकर क्या होते हैं? यहाँ पर ग्लैंड्स होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपकी एपिथेलियम है ये लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट कर जाती है। किसके अंदर? लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट कर जाती है। कौन? आपकी ये एपिथेलियम लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट करके किसका निर्माण करती है? ग्लैंड का निर्माण करती है। जैसे देखिए ये आपकी क्या है? एपिथेलियम है। ये आपकी क्या है? एपिथेलियम है। और ये एपिथेलियम किसके अंदर? लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट कर जाएगी। किसके अंदर? लेमिना प्रोपरिया के अंदर क्या कर जाएगी? वेजिनेट कर जाएगी। लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट कर जाएगी। और लेमिना प्रोपरिया के अंदर वेजिनेट करके किसका निर्माण करेगी? ग्लैंड का निर्माण करेगी। ये आपकी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम है। ये आपकी क्या है? कोलुमनर एपिथेलियम है। ये क्या है? आपकी कोलुमनर एपिथेलियम। और ये जो है ये क्या है? पूरा का पूरा आपकी लेमिना प्रोपरिया। क्या है? लेमिना प्रोपरिया। ये क्या है? आपकी लेमिना प्रोपरिया है। ये आपकी थी एपिथेलियम, इसने वेजिनेट कर दिया कि तो वेजिनेट हो गई लेमिना प्रोपरिया के अंदर। और किसका निर्माण किया? इसने ग्लैंड का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया? इसने ग्लैंड का निर्माण किया है। यहाँ पे देखिए सेल्स मिलेगी आपको, ग्लैंड सेल्स मिलेगी। यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं इस प्रकार यहाँ पे आपको कोशिकाएं मिलेगी गोबलेट सेल, जिसको क्या बोलते हैं? इसकी नेक पर आपको क्या मिलेगी? गोबलेट सेल। ये आपकी क्या है? गोबलेट सेल। ये क्या है? आपकी गोबलेट सेल है। ये आपकी क्या है? गोबलेट सेल। और फिर आपको जो ये राउंड दिख रही है
ये आपकी ऑक्जेंटिक सेल, कौन सी सेल है? ऑक्जेंटिक सेल। ये आपकी क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक या फिर इसको बोलते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे? ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। और इनके बीच आपको क्या मिलेगी? ये सेल जो है ये पेप्टिक या जाइमोजन सेल। क्या सी सेल है? पेप्टिक या जाइमोजन सेल। पेप्टिक या जाइमोजन या फिर इन्हें बोलते हैं चिप सेल। और ये किसका सिक्रेशन करती है? पेप्टिक या जाइमोजन या चिप सेल, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है उसका क्या होगा? सिक्रेशन होगा। किनके द्वारा? ये जो सेल आपकी ये क्या है? पेप्टिक या फिर इसको बोलेंगे जाइमोजन या फिर इसको बोलेंगे चिप सेल। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करेगी। यहाँ पे जो है आपको, यहाँ के अंदर आपको क्या मिलेगी? एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी? यहाँ पे है एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। क्या मिलेगी? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। और एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एंटेरोक्रोमाफिन सेल, एंटेरो क्रोमाफिन सेल या फिर इसको बोलते हैं जी सेल। क्या बोलते हैं? एंटेरोक्रोमाफिन या जी सेल। ये किसका सिक्रेशन? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और दूसरी आपको मिलेगी अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल। और ये किसका सिक्रेशन करेगी? अर्जेंटाफिन सेल सेरोटोनिन का सिक्रेशन करेगी। किसका? सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और सेरोटोनिन जो है वो क्या करेगा? रक्त वाहिनियों को, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? ये संकुचित करने का काम करेगा। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? संकुचित। कौन? सेरोटोनिन। और एंटेरोक्रोमाफिन सेल जो है ये किसका श्रवण करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रवण करती है। किसका श्रवण करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रवण करती है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस श्रवण के लिए प्रेरित करता है। कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। और सेरोटोनिन हार्मोन जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? संकुचित करने का काम करता है। तो आपको ये सेल मिलेगी किसके अंदर? ये ग्लैंड मिलेगी किसके अंदर? लेमिना प्रोपरिया के अंदर। ये है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये आपको सेल्स मिलेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारी होती है। हमारे आमाशय के अंदर लगभग 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। लगभग कितनी होती है? 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये आपको 5 प्रकार की जो हमने सेल्स देखी, ये कोशिकाएं मिलेगी। और इन कोशिकाओं के द्वारा जो सिक्रेशन होगा, देखिए गोबलेट सेल है। गोबलेट सेल किसका सिक्रेशन करेगी? म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। किसका? म्यूकस, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है म्यूकस। और ये ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल है, ये किसका सिक्रेशन करेगी? ये HCl। देखना यहाँ पे हम इसके डायग्राम की बात करें, लीनियर डायग्राम, तो आप टीएस ऑफ स्टोमक के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? ये आपका टीएस स्टोमक। हम यहाँ पे बात करें, नीचे से चले, ये आपको मिलेगी ये कौन सी मिलेगी आपको? सिरोसा। क्या मिलेगी? सिरोसा। इसके अंदर आपको 2 लेयर आ जाएगी। कौन कौन सी? विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। विसरल पेरिटोनियम और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसके बाद आपको कौन सी मिलेगी? मस्कुलर कोट मिलेगा। क्या मिलेगा इसके बाद आपको?
मस्कुलर कोट, ये क्या होगा मस्कुलर कोट। और यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगी, 3 प्रकार की सेल्स मिलेगी। मस्कुलर कोट के अंदर 3 प्रकार की मसल्स मिलेगी आपको। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स मिलेगी, क्या मिलेगी, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स। और यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगी, सर्कुलर मसल्स मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगी, ओब्लिक मसल्स मिलेगी। क्या मिलेगी, ओब्लिक मसल्स। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार की क्या मिलेगी, मसल्स मिलेगी। उसके बाद आपको आवरण मिलेगा किसका, सबम्यूकोसा का। इसके बाद आवरण मिलेगा सबम्यूकोसा का, और सबम्यूकोसा के बाद मिलेगा म्यूकोसा का। उसके बाद क्या मिलेगा, म्यूकोसा का। तो ये आपकी जो बात करें हम सीरोसा है। इसकी बात करें हम, ये क्या है, मस्कुलर कोट। और ये जो है आपका, ये क्या है, सबम्यूकोसा। और इसकी बात करें तो ये क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर आपको 3 लेयर मिलते हैं यहाँ पर, मस्कुलर म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया, और क्या मिलेगी, आप यदि इसकी यहाँ पे आपको मिलेगी मस्कुलर म्यूकोसा, फिर आपको मिलेगी लेमिना प्रोप्रिया, और फिर आपको मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ही क्या करती है, लेमिना के अंदर वेजिनेट करती है। लेमिना के अंदर वेजिनेट करके किसका निर्माण करती है, ग्लैंड का निर्माण करती है। तो आपको आउट टू इन चलेंगे हम, आउट टू इन आपको ये 4 लेयर क्या मिलेगी, बाहर से अंदर की ओर ये 4 लेयर मिलेगी जब आप स्टोमक का टेस्ट काटोगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल देखी थी, इसके अंदर मिलने वाली सेल्स, और वो सेल्स क्या सिक्रेशन करेगी, उनके कार्य जो हम आगे पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखी सेल्स देखी थी, ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स। कौन कौन सी सेल देखी थी, हमने पहली देखी थी म्यूकस, या इसको बोलते हैं गोबलेट सेल, जो किसको सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। म्यूकस सिक्रेट करती है, क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट। यह लुब्रिकेंट का काम करता है। क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये म्यूकस की लेयर बनाती है, यानी हमारे आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक जो सेल होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है। HCl वो हाईली कंसंट्रेट होता है, उसकी pH 1.5 होती है। तो HCl तेजाब होता है, इसी तेजाब हमारे आमाशय के अंदर होता है, HCl होता है, लेकिन फिर भी आमाशय जो है वो डैमेज नहीं होता है, क्षतिग्रस्त नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो गोबलेट सेल है ये इतना म्यूकस स्रावित करती है कि 2 से 4 mm मोटी परत बनाती है, 2 से 4 mm मोटी परत बना देती है म्यूकस की। और वो म्यूकस क्या काम करता है, HCl से हमारे आमाशय को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो म्यूकस या गोबलेट सेल है, म्यूकस सिक्रेट करती है। दूसरी हमने देखी थी ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल क्या काम करती है, देखना यहाँ पर 2 चीज सिक्रेट करेगी। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल HCl सिक्रेट करती है, और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक या केस्टल फैक्टर सिक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर या केस्टल फैक्टर सिक्रेट करती है, कौन, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर या केस्टल फैक्टर जो होता है ये विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ये है केस्टल फैक्टर, ये विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या है, इंट्रिंसिक या केस्टल फैक्टर आवश्यक होता है, विटामिन B12। ये विटामिन B12 यदि कमी हो जाए, यानी केस्टल फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए या फिर केस्टल की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया डिजीज हो जाती है, पर्नीशियस एनीमिया।
पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया रोग में क्या होता है, यहाँ पे आपकी हार्ट बीट है वो सामान्य से ज्यादा हो जाती है, और हार्ट बीट का सामान्य से ज्यादा होना कहलाता है टेकीकार्डिया। क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया। तो टेकीकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन B12 है ना, ये आरबीसी के लिए आवश्यक है। आरबीसी के लिए विटामिन B12 है वो क्या है, आरबीसी के लिए आवश्यक है। तो इसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी निर्माण नहीं हो पाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा। इसके अलावा कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, थकान जल्दी होने लगेगी, और इसके अलावा चेस्ट पेन होने लगता है। चेस्ट, छाती के अंदर दर्द होने लगता है, किसके कारण, पर्निशियस एनीमिया के कारण। ये विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता, विटामिन B12 की कमी से होता है। क्रिस्टल फैक्टर की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो जाए तो ये पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। इसके अंदर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ये हमने दो सेल देखी, म्यूकस या गोबलेट सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, और तीसरी सेल जो देखी हमने पेप्टिक या जाइमोजन या चिप सेल, जो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। तीसरी थी पेप्टिक या जाइमोजन या चिप सेल। ये जो है ये क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करेगी। किसका सीक्रेशन करेगी, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो गैस्ट्रिक शब्द है वो आमाशय के लिए लिया जाता है, आमाशय को गैस्टर भी बोलते हैं, GASTER, आमाशय, स्टोमक या गैस्टर। तो प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करती है। कौन करती है, पेप्टिक या जाइमोजन या चिप सेल। ये इनएक्टिव है, प्रोरेनिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, इनको एक्टिव में बदला जाएगा आगे। HCl है वो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को क्या करता है, एक्टिव करता है, इसको रेनिन में बदलेगा, इसको पेप्सिन में बदलेगा। तो ये पेप्टिक। चौथी सेल देखी थी हमने एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर हमने दो सेल देखी थी। एक देखी थी एंटेरो क्रोमाफिन सेल, एंटेरो क्रोमाफिन या जी सेल। और ये जो सेल है वो किसका सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस स्रावण के लिए प्रेरित करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। उसके बाद हमने पांचवी सेल देखी थी एंटेरो एंडोक्राइन सेल। हमने दो प्रकार की देखी, एंटेरो क्रोमाफिन सेल या जी सेल, और दूसरी देखी थी अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल। और ये अर्जेंटाफिन सेल है वो किसका स्रावण करती है, सीरोटोनिन का स्रावण करती है, सीरोटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम करता है, रक्त वाहिनियों को संकुचित, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, संकुचित करता है। कौन, सीरोटोनिन। ये पांच प्रकार की सेल्स हमने देखी थी, किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड के अंदर आपको ये पांच प्रकार की सेल मिलेगी, और ये काम क्या करेगी, इसे हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेशन करती है। ये हमने देखा था आमाशय के अंदर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको ओवरऑल इन सभी को मिलाकर के ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उनको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका स्रावण करते हैं, उसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, आमाशय रस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो हम यदि गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 1.5 पीएच होता है। कितना पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, 1.5 पीएच होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.5 पीएच होता है। और ये पर डे 1 से 3 लीटर, 1 से 3 लीटर पर डे, 1 से 3 लीटर पर डे स्रावित, 1 से 3 लीटर प्रतिदिन, 1 से 3 लीटर स्रावित होता है। कौन, गैस्ट्रिक जूस, 1 से 3 लीटर
गैस्ट्रिक जूस के अंदर और क्या मिलेगा आपको? गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl मिलेगा, प्रोरेनिन मिलेगा, HCl, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजिन, ये मुख्यतः आपको मिलेगा। HCl मिलेगा, प्रोरेनिन मिलेगा, पेप्सिनोजिन मिलेगा, यहाँ पर आपको सीरोटोनिन मिलेगा, और इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज, और बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर गैस्ट्रिक एमाइलेज भी मिलेगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज, ये बहुत ही कम मात्रा में होंगे, बहुत ही क्या होंगे? कम मात्रा में। तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको इतनी चीज मिलेगी, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच है वो 1.5 होता है, 1 से 3 लीटर प्रतिदिन जो है वो स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस। ये हमने आज आमाशय के बारे में पढ़ा था। आमाशय की हमने हिस्टोलॉजी देखी, आमाशय के अंदर हमें इसकी सामान्य जानकारी देखी, किस साइड इसकी पोजीशन देखी थी, और इसका जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर कौन कौन सी सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, वो सेल्स जो है किसका सिक्रेशन करती है और किस तरह से काम करती है, और बाकी इसके अंदर पाचन किस तरह से होता है। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, पाचन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसका ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से प्रोरेनिन एक्टिव होगा, किस तरह से पेप्सिनोजिन एक्टिव होगा, कौन एक्टिव करेगा, किस तरह से होगा, और ये किस किस का पाचन करेगा, किस तरह से होता है, तो ये हम डिटेल पढ़ेंगे आगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।